हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन में पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। और अभी हाल ही में 3 लगातार आतंकी फंडिंग को लेकर जो सम्मेलन हुए हैं उसमें ये तीसरा क्रम है जो भारत में हो रहा है। इससे पहले इंटरपोल का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पाकिस्तान को हिदायत दी गई थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूएनएससी द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था और तीसरा सम्मेलन जो भारत में हो रहा है जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर, इसमें पाकिस्तान को तो न्योता दिया ही नहीं गया है। उसके बाद चाइना को भी बुलाया गया है, लेकिन चाइना ने अभी तक इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। जब भारतीय मीडिया ने क्वेश्चन पूछा एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता से कि इसमें पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया, तो इस पर उन्होंने टिप्पणी कोई नहीं करी है। हालांकि इशारा जरूर किया कि जब तक आतंकी फंडिंग होती रहेगी और पाकिस्तान इसमें हमेशा लिप्त रहा है इसलिए उसको ये न्योता नहीं दिया गया है। और चाइना का क्या जवाब आता है ये हमें कल पता चल जाएगा, यानी कि कल के न्यूज़पेपर में पता चल जाएगा। और इसमें जब पाकिस्तान को आमंत्रण तो नहीं दिया गया है, इस सम्मेलन में 73 देश और 6 संस्थाएं प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको आज संबोधित कर चुके होंगे और जो कल इसका समापन समारोह है उसमें गृह मंत्री अमित शाह इसको संबोधित करेंगे। भारत में आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की ओर से फंडिंग जारी रखने के मद्देनजर उन्हें बुलाया नहीं गया है। भारत में आतंकी फंडिंग के स्रोत के बारे में एजेंसियों की ओर से तैयार रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर, खालिस्तान समर्थक आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद को वित्तीय मदद की बात कही गई है। सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इन 3 श्रेणियों में आतंकी संगठनों को फंडिंग किए जाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। जाहिर है कि खुद आतंकी फंडिंग में शामिल पाकिस्तान को भी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करने से उसे एक आईना दिखाने जैसी बात साबित होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि राजीव गांधी के हत्यारों को जो रिहाई दी गई है उनके अच्छे आचरण की वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा केंद्र सरकार। देखिए, कांग्रेस की आलोचनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राजीव गांधी के 6 हत्यारों को जो रिहाई दी गई है उनके अच्छे आचरण की वजह से उस पर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको पता होगा सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, यानी कि भारत सरकार के वकील कौन है? तुषार मेहता। केंद्र सरकार इन 6 हत्यारों की समय पूर्व रिहाई के सर्वोच्च अदालत के फैसले की समीक्षा करवाना चाहता है। केंद्र ने कहा कि वह इस मामले में एक आवश्यक पक्षकार रहा है, लेकिन उसकी दलीलें सुने बिना ही पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा कर दिया गया है और यह रिहाई हुई थी 11 नवंबर को। अब इसको चैलेंज किया जा रहा है। देखिए इसमें आगे क्या आता है फैसला। नेक्स्ट न्यूज है, खस्ता हाल है देश के नगरीय इकाइयों की आर्थिक हालत। देखिए, देश के जो नगरीय निकायों की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। आरबीआई ने पहली बार 27 राज्यों के सभी नगर निकायों की माली हालत पर एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की है और इनकी वित्तीय स्थिति को लेकर बहुत ही चिंताजनक टिप्पणियां की हैं। 2017 से 18 और 2019 से 20 तक के वित्तीय खातों की पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें सामने आया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद नगरीय निकाय राजस्व जुटाने के लिए कोई ठोस तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। इनका काम केंद्र व राज्यों की तरफ से मिलने वाले अनुदान आदि से चल रहा है। नगर निकायों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे जरूरी है कि इनके लिए राजस्व के ठोस संसाधन बने। आरबीआई ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में नगर निकायों का ढांचा पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन इनमें कामकाज में कोई प्रशंसनीय सुधार नहीं हुआ है। और यहां पर देखिए एक डाटा दिया गया है जिसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम से कराने की मांग पर सरकार ने किया विरोध। सबसे पहले न्यूज को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि ये कॉलेजियम नीति है क्या। अगर इसको हम देसी भाषा में समझें तो पहलवान का बेटा पहलवान ही बनेगा, वैसी ही कुछ है कॉलेजियम नीति। यानी कि जज ही डिसाइड करते हैं या सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कौन अगला मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा और कौन हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी कि ये जज मिलकर ही फैसला कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 28
अक्टूबर 1998 को, जब 3 जजों के मामले में इस प्रस्ताव को पास किया गया था और इसमें पूरी तरीके से मनमानी अपनाई गई थी। उसके बाद इसका नियम यह है कि अगर किसी नाम की सिफारिश की गई और केंद्र सरकार ने उसको खारिज कर दिया, तो जब ये दोबारा उसके नाम की सिफारिश की जाएगी तो फिर उसको केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। ऐसा संविधान में नियम बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसी को लेकर कोर्ट किया गया था 15 अगस्त 2014 को कि कॉलेजियम नीति को रिप्लेस करने के लिए एक नया नीति लाई गई थी, NJAC, जिसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसका गठन किया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर इसका गठन किया गया था 14 अगस्त को 2014 में, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया और फिर से वही चीज पहलवान का बेटा पहलवान लागू हो गया। तो वैसा ही अब कुछ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम कराने की मांग उठी थी, लेकिन इसको केंद्र सरकार ने इसको एक तरीके से नकार दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और संवैधानिक पदों के लिए एक खतरे की घंटी मानी जा सकती है। क्योंकि जज ही अगर डिसाइड करेगा कि अगला जज कौन होगा, जैसा कि आपने देखा यूयू ललित ने DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है, तो इन सब को लेकर काफ़ी मतभेद चल रहे थे, जिस पर किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने एक बार टिप्पणी भी करी थी। अब आगे इसमें क्या फैसला आएगा ये आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है कि शीर्ष अदालत पदोन्नति में आरक्षण मामलों पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है, यानी कि इस केस को अब आगे बढ़ाया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहमति जता दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह खुद देखेगी कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामले सूचीबद्ध हों। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने शीर्ष कोर्ट से मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, क्योंकि ये लंबे समय से विचाराधीन है। अधिवक्ता ने कहा कि M नागराज के फैसले के बाद से कई राज्यों में ऐसे कई मामले लंबित हैं। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने से कर्मचारियों में अशांति पैदा हो सकती है और इस कई मामले अदालत पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि नौसेना ने किया 2 दिवसीय अभ्यास। नौसेना ने 2 दिवसीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का आयोजन किया। यह 15 से 16 नवंबर तक चला। इसमें 17 से अधिक सरकारी एजेंसियों ने भागीदारी की, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के तटीय रक्षा तंत्र और तटीय सुरक्षा निर्माण से संबंधित है। नौसेना ने कहा कि पूरे समुद्री तट पर नौसेना तटरक्षक बल के जहाजों व विमानों द्वारा निगरानी रखी गई है। विभिन्न राज्यों की पुलिस, नौसेना के समुद्री कमांडो, LSG कमांडो ने समुद्री आतंकवाद जैसी गतिविधियों से निपटने का अभ्यास किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर CV आनंद बोस बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बंगाल में नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को डॉक्टर CV आनंद बोस को बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से देर शाम बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। जुलाई में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित होने के बाद मणिपुर के राज्यपाल L गणेशन बंगाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी देख रहे थे। बता दें कि इससे पहले धनखड़ के साथ ममता सरकार के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। राजभवन व राज्य सरकार के बीच टकराव की खबरें आए दिन आती रहती थीं। 2 जनवरी 1951 को केरल के कोट्टयम में जन्मे बोस 1977 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। पहली न्यूज है इसमें कि संध्या देवनाथन को बनाया गया मेटा का इंडिया हेड। इंटरनेट मीडिया दिग्गज मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वह अजीत मोहन की जगह लेंगी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मेटा के मुख्य कारोबार अधिकारी मार्ने लेविन ने बयान में कहा कि संध्या के पास व्यवसायों को बढ़ाने, असाधारण और समावेशी समूह बनाने, उत्पाद नवाचार चलाने तथा मजबूत साझेदारी बनाने का अनुभव है। देवनाथन 2016 में मेटा से जुड़ी थी
और देवनाथन 1 जनवरी 2023 से अपनी नई भूमिका संभालेंगी और मेटा एशिया प्रशांत क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट डैन नेरी को रिपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट न्यूज है कि ओएनजीसी के अगले प्रमुख होंगे अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए चेयरमैन हो सकते हैं। उनके नाम पर मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब इस पद पर आसीन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। सूत्रों ने बताया कि तेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति ने 27 अगस्त को 6 उम्मीदवारों की साक्षात्कार लेने के बाद सिंह को चुना है। नेक्स्ट न्यूज है आर्थिकी की समीक्षा करेगी संसदीय समिति। वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति स्थायी समिति ने देश की इकोनॉमी की दशा और दिशा समझने के लिए वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री और भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सदस्य हैं। हाल के वर्षों में समिति की तरफ से देश भर की इकोनॉमी की स्थिति और सरकार की आगे की योजना समझने के लिए बुलाई गई यह पहली बैठक है। समिति खास तौर पर वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों से यह जानने की कोशिश करेगी कि भारत की इकोनॉमी के आकार को $5 ट्रिलियन बनाने की उनकी क्या रणनीति है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि पर्यावरण सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र का मसौदा पेश। मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी कि COP27 में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में पहला मसौदा पेश किया गया, जिसमें तेल और गैस का चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद करने पर कुछ नहीं कहा गया है। इन दोनों प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग बंद करने का प्रस्ताव भारत का था, जिसे यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों का समर्थन प्राप्त था। तेल और गैस के उपयोग से पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र के मसौदे में कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली की मात्रा को कम करने, तेल व गैस की राशनिंग के कदमों को प्रचलन में लाने को कहा गया। इन सदस्य देशों को ऐसा परिस्थितियों को देखते हुए करने को कहा गया है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि COP27 क्या होता है। COP27 जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 27 है। इस बार की थीम है इसकी डिलीवरिंग फॉर पीपुल एंड द प्लेनेट, और ये हिस्सा किसका है? COP UNFCCC का, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पाक सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर एक्ट में संशोधन की योजना। रक्षा मंत्री। पाकिस्तान सरकार सेना प्रमुख की नियुक्ति और उन्हें बनाए रखने में प्रधानमंत्री की ओर को और अधिकार देने के लिए 1952 के सेना अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन मीडिया में इसे सनसनी न बनाने की अपील की गई है। रक्षा मंत्री ट्वीट करके कहा कि सरकार पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कोई बड़ा बदलाव करने पर विचार नहीं कर रही है। तो ये आज का यानी 18 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।